with the help of well labeled diagram name the components of an optical fiber. इसको वो ऐसे भी पूछ लेता है कि वेव गाइड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब इसको यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से भी पूछा गया है कि वेवगाइड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या है, उसको आप बताइए। तो आप यहां पर देख रहे होंगे तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वन इज द कोर, सेकंड वन इज द क्लैडिंग एंड थर्ड वन इज द बफर कोटिंग। मेनली आपकी दो लेयर्स इंपॉर्टेंट होती हैं, कोर और क्लैडिंग, जिसमें आपकी या जिसकी हेल्प से आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी। बफर कोटिंग ऊपर से फॉर द फिजिकल प्रोटेक्शन यहां पर लगाया जाता है। ठीक है, तो आइए मैं इसको बता देता हूं आपको। तो इसमें लिखेंगे ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिकल fiber consist of three coaxial region ठीक है, regions। the innermost region is core। अभी मैंने पीछे दिखाया आपको डायग्राम, यहां पर देखिए सबसे अंदर जो है वो कोर रहता है। ठीक है, कोर, ठीक है, इनर रीजन इज कोर इन विच लाइट वेव या वेव्स गाइडेड। जो इनर मोस्ट रीजन है उसको हम कोर बोलते हैं, और उसमें आपकी जो लाइट वेव है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट है, वो गाइड होती है, वो ट्रेवल करती है। इट इज सराउंडेड, ये जो आपका कोर है, इट इज सराउंडेड बाय ए मिडल coaxial region which is known as cladding। ठीक है, आपने पीछे देखा डायग्राम में, जो सेकंड है वो क्या है, क्लैडिंग है, जो इसको क्या किए हुए है, सराउंड किए हुए है। दिस रीजन हेल्प्स ऑफ कोर for guiding the light waves full stop। ठीक है, the outermost region which completely cover the core and cladding, region from external कंटामिनेशन या फिर एक्सटर्नल लॉसेस, फुल स्टॉप। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सिंपली आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो तीन रीजन होंगे हमारे पास कुछ इस तरीके से। सबसे अंदर ये कोर हो जाएगा, इस तरीके से हम बनाए, फिर उसको सराउंड किए हुए है क्लैडिंग, और इन दोनों को सराउंड किए हुए है आपका बफर कोटिंग। तो ये आपका कोर रीजन है, ये आपका क्लैडिंग है, और ये आपका बफर कोटिंग है, या फिर इसको बफर जैकेट भी हम बोल सकते हैं। तो कोर और क्लैडिंग के ऊपर ये आपकी 2 से 3 लेयर भी हो सकती हैं, 2 लेयर भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी वो इसको इतना ही फिजिकली स्ट्रांग बनाएंगी आपके ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका ऑप्टिकल फाइबर का, ये आपका, या फिर हम इसको ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड का नाम भी देते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में
जो इंफॉर्मेशन लाइट की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है वो किस ऑपरेशन पर उस ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल कर रही है, वो यही पूछना चाहता है, या फिर किस वर्क प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका ऑप्टिकल फाइबर जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो लिखेंगे इसमें द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर is total internal reflection, that means TIR. There are two conditions for getting TIR, ठीक है। यानी कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है ऑप्टिकल फाइबर का वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पाने के लिए या गेन करने के लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। वो क्या कंडीशंस है? फर्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, ब्रैकेट में लिख लेंगे हम N1, किसी बुक में म्यू से भी दिया हुआ है तो μ1 भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या वेरिएबल ले रहे हैं, N1 ले रहे हैं या μ1 ले रहे हैं, इज स्लाइटली SLIGHTLY स्लाइटली ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, ब्रैकेट में लिखेंगे N2, ठीक है। दैट इज N1 स्लाइटली ग्रेटर देन टू N2। यानी कि अभी अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं, ये हमने जो वेवगाइड डायग्राम देखा है, तो ये कोर है, ये कोर किसी मीडियम की बनी हुई है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है। ये क्लैडिंग किसी अदर मीडियम की बनी हुई है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 है। तो अगर आपको जिस वर्किंग प्रिंसिपल पर और TIR पर आपका ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है, तो उसके लिए आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि जब आप ऑप्टिकल फाइबर को फैब्रिकेट कर रहे हैं तो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। यानी कि हमें ऐसे मटेरियल्स का यूज करना है कोर और क्लैडिंग को डिजाइन करने में जिससे कि N1 ग्रेटर देन हो N2 से। पहली सिचुएशन ये है, तभी आप गेन कर सकते हैं TI। सेकंड पॉइंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ incidence must be greater than the critical angle, that is theta I ग्रेटर देन थीटा सी, ठीक है। तो दूसरी सिचुएशन हो जाती है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल पर आपकी लाइट ऑप्टिकल फाइबर पर इंसिडेंट करेगी। सपोज हमारा ये ऑप्टिकल फाइबर का कोर है, ये ऑप्टिकल फाइबर का क्लैडिंग है, मैं यहां पर बना लेता हूं, ठीक है। देन ये आपका ऑप्टिकल फाइबर कोर और क्लैडिंग हो गया है। तो जब इस पे लाइट इंसिडेंट होगी, ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस है, इस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो वो जो लाइट है ऐसे एंगल पर इंसिडेंस हो, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा आई, वो ऐसा होना चाहिए कि जब यहां पर लाइट स्ट्राइक कर रही है तो उससे ग्रेटर हो, तभी आपको TIR मिलेगा। यानी कि ये लाइट टोटली रिफ्लेक्ट होकर उसी कोर मीडियम में ट्रेवल कर पाएगी, ठीक है। अगर ये सिचुएशन नहीं होती है, ये सिचुएशन नहीं होती है, तो यू कैन नॉट गेट TIR। और जब TIR ही नहीं मिलेगा तो आपकी जो इंफॉर्मेशन आपने एंटर कराई है कोर में, वो कहां पे चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, और जैसे ही वो बाहर जाएगी वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को गेन करने की दो कंडीशंस हैं, कि N1 ग्रेटर देन होना चाहिए N2 से, और थीटा I ग्रेटर देन होना चाहिए थीटा C से। अब ये एक्सेप्टेंस एंगल, क्रिटिकल एंगल, ये क्या है, ये भी हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में ही क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाई
क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस कोण और न्यूमेरिकल अपर्चर, ये क्या होते हैं, फिर इसका एक डेरिवेशन है वो हम यहां पर करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या है। तो हेडिंग लिखेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आई होप लेक्चर में आपको एंजॉयमेंट हो रहा होगा, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। जो भी चीज आपको क्लियर नहीं है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, द एंगल एट विच, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, द एंगल एट विच द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, after refraction, after refraction grazes या फिर ब्रैकेट में लिखेंगे makes 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल with the normal, with the normal, ठीक है, is called critical angle, is called critical angle। ठीक है, तो ये तो आपको अगर पूछता है क्रिटिकल एंगल क्या है तो ये थ्योरी हुई आपकी लिखने के लिए, लेकिन अगर हम इसको समझाएं तो ये हम ऑप्टिकल फाइबर डिजाइन कर लेते हैं। ये कोर बना दिया और क्लैडिंग, ठीक है, कोर क्लैडिंग हमने यहाँ पर डिजाइन कर दिया। ये इसका ऑप्टिक एक्सिस है जहां से आपकी रे ट्रेवल करेगी। अब जैसे ही हमने यहाँ पर कोई भी रे स्ट्राइक कराई इंसिडेंट की, तो वो यहां पर स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद वो एंटर कर जाएगी दूसरे मीडियम में, यानी कि कोर। एक मीडियम ये है जहां से आपकी रे आ रही है, सपोज हमने माना ये एयर है। ठीक है, तो जैसे ये एंटर की, ये कोई एंगल होगा। अब ये वाला एंगल जो है आफ्टर द रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, वो अगर इससे 90 डिग्री के एंगल से ज्यादा एंगल बनाता है, ठीक है, मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द नॉर्मल, यानी यहां से इसने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। नॉर्मल मतलब जहां पर ये स्ट्राइक कर रही है उस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं तो वो नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इस नॉर्मल से, तो यहां पर ये रे, ये जो एंगल कहलाएगा, जब ये रे इस पर स्ट्राइक करके आगे पास हो रही है, तो दैट्स कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। और अभी हमने पीछे कंडीशन लिखी हुई है टीआईआर को गेन करने के लिए कि ये जो इंसिडेंट एंगल है ये हमेशा थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर हमने दो सिचुएशन ले ली है, एक ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है। ये नॉर्मल है, ये हमने इसके लिए नॉर्मल ले लिया। अगर ये लाइट रे एक मीडियम से स्ट्राइक हुई यहां पर, ठीक है, और ये जब 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस नॉर्मल से, ये वाला 90 डिग्री का एंगल, तो ये एंगल जो है यहां पर दैट्स कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, यानी कि ये क्रिटिकल एंगल। और जैसे ही ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ग्रेटर देन होगा पहले से, अब जैसे ही मैंने इसको और बड़ा कर दिया एंगल को, अब आप देख रहे होंगे ये एंगल ज्यादा है, तो ये लाइट आपकी एंटर कर जाएगी उसी मीडियम में जिस मीडियम पर स्ट्राइक की थी। इसीलिए वो टीआईआर को गेन करने के लिए मैंने बताया था कि थीटा आई वो ग्रेटर देन होना चाहिए थीटा सी से। ठीक है, यानी कि ये क्रिटिकल एंगल हो गया। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एक्सेप्टेंस एंगल रखेंगे तभी आपको टीआईआर मिलेगा। ठीक है, तो तभी आपकी रे इसमें क्या करेगी, ट्रेवल कर पाएगी। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस पर एंगल आपका जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर स्ट्राइक करती है कोर और क्लैडिंग की सरफेस पर, वहां पर एंगल 90 डिग्री बनता है, वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। उससे जैसे ही ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो आपको टीआईआर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्रिटिकल एंगल अच्छे से समझ में आया होगा और टीआईआर गेन करने में ये किस तरीके से हेल्पफुल है वो भी आपको पता चल गया। आगे आते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल, नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसा एंगल जिस पर आपकी लाइट रे एक्सेप्ट हो जाए ऑप्टिकल फाइबर में, वो एक्सेप्टेंस एंगल होगा। ये सिंपल लैंग्वेज में है, हम लिखेंगे कैसे, द मैक्सिमम एंगल at which the light enters the core, the light enters the core, for which the total internal reflection, the total internal reflection just occurs at
कोर क्लैडिंग कोर क्लैडिंग कोर क्लैडिंग इंटरफेस कोर क्लैडिंग इंटरफेस is called acceptance angle is called acceptance angle फुल स्टॉप। तो यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल वो मैक्सिमम एंगल है या वो बड़ा से बड़ा एंगल है जिस पर लाइट एंटर करे कोर में विच गेट द TIR, यानी कि उससे हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल जाए। कहां पर? कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पर। तो वो एंगल आपका एक्सेप्टेंस एंगल कहलाएगा। ठीक है, माना जैसे मैं यहीं पे बता दूं कि अगर हमने ये लाइट स्ट्राइक करा है यहां पर और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये, और आपकी ये लाइट TIR आपको मिल जाता है, तो ये मैक्सिमम एंगल, यानी कि इसके अंदर जो भी लाइट यहां पर आप एंटर करेगी ऑप्टिकल फाइबर में, वो सभी रेज आपको TIR प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ही इससे एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम एंगल है, अगर हमने इससे ज्यादा एंगल पर लाइट इंसिडेंट की तो वो आपकी बाहर निकल जाएगी, यानी कि वो आपकी रे लॉस हो जाएगी। ठीक है, एक्सेप्टेंस एंगल आपका ये हो जाता है। क्रिटिकल एंगल को आप इंडिकेट करते हैं थीटा C से, या फिर कहीं कहीं पर फाई C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस एंगल को आप थीटा A से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस एंगल हो गया। यहीं पे मैं एक टर्म और बता देता हूं जो इसमें पूछा गया है, एक्सेप्टेंस कोण। चलिए मैं आगे लिख लेता हूं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जगह नहीं है तो इसी को मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जैसे ये हमारा कोर है, ये हमारा क्लैडिंग है, ठीक है, और ये हमने डिजाइन किया। ठीक, तो जब हम इस पर लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं, अभी जो मैंने बताया आपकी लाइट यहां से आ रही इधर से, ये वाली लाइट, ऐसे ही इतने ही मैक्सिमम एंगल पर लाइट इधर से भी आएगी। तो ये जितना एंगल ये है उतना ये है, तो ये वाली लाइट भी आपकी TIR आपको प्रोवाइड कराएगी और ये वाली लाइट भी आपको TIR प्रोवाइड कराएगी। तो ये जो अब रेंज बन गई एक मैक्सिमम एंगल्स की ऑन द बोथ साइड ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस, दैट्स कॉल्ड द एक्सेप्टेंस कोन। आप इसको देख रहे होंगे, एक कोन की शेप यहां पर बन गई है, जो आप कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं ना, उसकी शेप यहां पर बन गई है, इसीलिए इसको एक्सेप्टेंस कोन बोला गया है, यानी कि मैक्सिमम रेंज ऑफ एंगल्स एट अंडर विच ऑल द वेव्स एंटर इनटू द ऑप्टिकल फाइबर एंड प्रोवाइड द TIR। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, एक और बचता है हमारा, अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है ना? अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NAC शॉर्ट फॉर्म में। हमने यहाँ पर क्या डेफिनेशन है वो लिखेंगे। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल जो क्या है, थीटा A है, एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द फाइबर is called numerical aperture, full stop। ठीक है, it represent the light gathering power of optical fiber, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, यानी कि ये होगा NA इक्वल्स टू, ये अभी हम प्रूव भी करेंगे जब हम ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे, जो ये हेडिंग लिखा हुआ है और क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी टर्म में देखें तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? आपकी लाइट गैदरिंग कैपेसिटी को बताता है किसी भी एक ऑप्टिकल फाइबर की, यानी कि किसी एक ऑप्टिकल फाइबर में कितनी लाइट एक साथ कैप्चर हो रही है, एक साथ एक्सेप्ट की जा रही है, दैट्स द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ दैट ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरी टर्म में इसका डेफिनेशन। ठीक, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए हम पहले एक डिजाइन कर लेते हैं, डायग्राम। एक अच्छा सा बड़ा सा डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमने बना लिया क्लैडिंग, और यहीं पे हम बना लेते हैं कोर। इसके अंदर थोड़ा सा डायग्राम देख लेना आप, टैब पे हाथ साफ नहीं चल पा रहा, उस वजह से थोड़ा डायग्राम इधर उधर बन रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसको यहाँ पर ऑप्टिक एक्सिस इसका बना लेते हैं, जिससे कि आपकी लाइट ट्रेवल होगी। अब हमने एक लाइट रे इधर से इंसिडेंट की है, जैसे मैंने बताया था एक्सेप्टेंस कोण एक लाइट, इसीलिए मैक्सिमम एंगल भी आपका इधर से हो जाएगा। यानी कि ये आपके मैक्सिमम एंगल्स हैं जिस पर लाइट आपकी एंटर कर रही है ऑप्टिकल फाइबर। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ये वाली लाइट आपकी एंटर की, स्ट्राइक की कोर और क्लैडिंग की सरफेस पर, देन यू गेट द टोटल रिफ्लेक्शन TIR। ठीक है,
अगर हम इससे ज्यादा एंगल पर लाइट स्ट्राइक कराते हैं तो वो क्या होगी, यहां से पास होकर स्ट्राइक करेगी और वो क्लैडिंग में चली जाएगी, जो ये लॉस हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्लैडिंग है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 है। ये आपका कोर है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है। ठीक है, और N1 ग्रेटर देन होगा N2 से, जो कंडीशन है ऑप्टिकल फाइबर के वर्किंग। ठीक है, तो ये एक रे 1 हो गई और एक रे 2 हो गई। ये रे 1 मान लिया हमने, ये रे 2 है, यानी कि रे 1 जिस एंगल पर स्ट्राइक करती है ऑप्टिकल फाइबर के वो एक्सेप्टेंस एंगल है, और रे 2 एक्सेप्टेंस एंगल से हाईएस्ट मतलब ग्रेटर एंगल पर स्ट्राइक करती है, तो वो आपकी लॉस हो जाती है, वो क्लैडिंग में चली जाती है। ठीक है, हमने मान लिया ये जो रे है ये आर एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है ऑप्टिकल फाइबर में, इस एंगल को हमने मान लिया थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये एंगल जिस पर ये स्ट्राइक कर रही है सरफेस पर, हमने मान लिया ये है थीटा। ठीक, क्लियर है? ये मैंने पॉइंट माना सी है और ये हमने पॉइंट मान लिया यहां पर डी है, यहां पर। ओके, और ये आपके लिए ट्रेवल करें, तो आप लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स, ठीक है, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी कहाँ है? पॉइंट बी ये रहा, यहां पर हम इसको लिख लेते हैं, है ना, पॉइंट बी है। ठीक, जहां से रे आ रही है उसका मीडियम है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका n=1 है, यानी कि एयर से आपकी रे आ रही है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो n1 है। ठीक है, आप इसको म्यू भी ले सकते हैं, म्यू1 ले सकते हैं, म्यू2 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, जिस मीडियम से आपकी लाइट आ रही है उसके साथ साइन एंगल, ये इंसिडेंट एंगल है तो थीटा आई ले लेते हैं हम इसको, है ना, थीटा आई, और जिस मीडियम में जा रही है उसका साइन किस एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट इक्वल्स टू दूसरे वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन पहले वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो यहां से हम तो यानी कि पहले वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n0 है, क्योंकि एयर से आ रही है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n0 मान लेते हैं, तो दैट मींस n0 साइन थीटा आई इक्वल्स टू n2 होगा, नहीं सॉरी, कहां पे जा रही है, कोर में जा रही है ना, तो n1 होगा। ठीक है, ठीक है, n1 साइन r, चूंकि n0 क्या है, 1 है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सो दैट साइन थीटा आई इक्वल्स टू n1 साइन r, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया ये पहली इक्वेशन आपकी आ जाती है। ठीक, आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर, जो हमने ये फिगर बनाया है इससे, इन ट्राइंगल बी डी सी या बी सी डी आर प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप देख रहे होंगे आर, ये जो एंगल आर है जिस पर लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, और थीटा, इन दोनों का सम इक्वल होगा 90 डिग्री के, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है 180 और एक आपका 90 है, दैट मीन्स आर प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां से अगर हम फाइंड आउट करें तो आर इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग, जब इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं तो देन वी गेट साइन थीटा आई इक्वल्स टू n1 साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, और 90 माइनस थीटा जब हम साइन में करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स n1 cos थीटा। तो अब आपके पास आ गया साइन थीटा इक्वल्स टू n1 cos थीटा। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। इफ जो एंगल थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है क्रिटिकल एंगल के थीटा सी, है ना, देन तो जब ये थीटा सी के इक्वल है, देन जो इंसिडेंस एंगल है आप उसको क्या कहेंगे, मैक्सिमम एंगल, है ना, थीटा मैक्स या थीटा आई मैक्स। देन हमें क्या मिलेगा, जो हमारा पीछे अभी ये फॉर्मूला आया है, क्या, साइन थीटा आई इक्वल्स टू n1 साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, तो उसको हम अब कैसे लिख लेंगे, साइन थीटा मैक्स इक्वल्स टू n1 cos थीटा सी। इज दैट क्लियर? दैट्स द इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन आ गई आपकी। देन अब फिर आप अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, अब कौन से पॉइंट पर करेंगे, हमें पॉइंट सी, क्योंकि यहां पर स्ट्राइक कर रही है आपकी लाइट एट पॉइंट सी। देन तो जिस मीडियम से आपका लाइट एंटर कर रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा साइन थीटा सी अपॉन
इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। अगर हम पीछे पहुंचे तो पॉइंट सी बेटा ये है, तो ये क्रिटिकल एंगल यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल मेक्स कर रहा है, जहां पर मीडियम है आपका n2 और यहां पर आपका एंगल क्या है, थीटा, है ना, और उसको आपने थीटा सी माना है, तो इसलिए साइन थीटा सी अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, n1 साइन थीटा सी इक्वल्स टू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। दैट मीन्स अगर हम यहां से साइन थीटा सी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो साइन थीटा सी इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। यहां पर हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा सी, तो अगर मैं यहां से निकालता हूं तो साइन थीटा सी के लिए फॉर्मूला होता है एक, कॉस स्क्वायर थीटा सी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, चूंकि फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा सी इक्वल्स टू 1 माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा सी की वैल्यू आ जाती है, कॉस स्क्वायर थीटा सी, दैट मीन्स n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से कॉस थीटा सी फाइंड आउट करता हूं तो कॉस थीटा सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कॉस थीटा सी की। ठीक है, जो इक्वेशन सेकंड में कॉस थीटा सी है। ठीक, तो अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos theta c into equation 2, then we get हमें क्या मिलेगा, sin theta max equals to n1 into square root of n1 square minus n2 square upon n1। n1 से n1 कैंसिल आउट, दैट मीन्स साइन थीटा मैक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है साइन थीटा मैक्स का। और जब हमने एक्सेप्टेंस एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पर हमने बताया था कि जो मैक्सिमम एंगल है, जिस एंगल पर आपकी लाइट एंटर करेगी, एक्सेप्ट की जाएगी ऑप्टिकल फाइबर में, दैट्स कॉल्ड द एक्सेप्टेंस एंगल। तो साइन थीटा ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। और हमने ये भी यहाँ पर पढ़ा है जब हमने न्यूमेरिकल अपर्चर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि न्यूमेरिकल अपर्चर NA इक्वल्स टू होता है साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। तो यहां से आपके पास न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल अपर्चर भी आ जाता है। ठीक है, ये आपका एक्सेप्टेंस एंगल आ जाएगा। ओके, और क्रिटिकल एंगल आपका यहां पर आ गया है। अगर हम देखें तो ये या तो फिर यहां से क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर या यहां से ये आप क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला जो यहाँ पर बनता है यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर आपको n1 n2 दिए हुए हैं तो आप थीटा सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या एक फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पर ये भी है अगर आप यहाँ से साइन इनवर्स की फॉर्म में फाइंड आउट करना चाहें तो। ठीक है, तो ये आपका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था इस फॉर्म में क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट हो गया है, एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड आउट हो गया है और न्यूमेरिकल अपर्चर भी फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स की फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक है, एक फॉर्मूला और है न्यूमेरिकल अपर्चर की फॉर्म में, वो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Na इक्वल्स टू n1 टू डेल्टा की पावर 1/2। ये भी है यहाँ पर, और जो डेल्टा है यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंस इसको हम बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडिसेस डिफरेंस। ठीक है, ये हम बोलते हैं डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर n1 माइनस n2 अपॉन n1 यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर हम लिखें तो 1 माइनस n2 अपॉन n1, ये भी होती है। अदरवाइज आपको अगर न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तब आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व आउट करना है। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंसेस होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू वहां पर वो डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिकल फाइबर एंड डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर क्या है ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, क्लासिफिकेशन देखते हैं। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जो हमने पीछे पढ़ लिया,
व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, एक्सप्लेन देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस हमने पीछे देख लिए हैं, यानी कि हमें मेन फोकस अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पर देखना है। चलिए आ जाते हैं क्लासिफिकेशन से। पहले हम देख लेते हैं क्या है। ऑप्टिकल फाइबर इज ए वेरी थिन एंड फ्लेक्सिबल मीडियम हैविंग ए सिलेंड्रिकल शेप, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही पतला और फ्लेक्सिबल मीडियम है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी, दैट्स द लाइट एनर्जी, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर, टू छुटा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी पीछे लिखवा दी है। इट इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, यानी कि दो मटेरियल्स का बना हो सकता है, ग्लास और प्लास्टिक का, जनरली, एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, और इंसुलेटिंग मटेरियल आपका, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जो हैं, द ऑप्टिकल फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर टाइप्स बेस्ड ऑन मटेरियल, नंबर ऑफ मोड्स एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल, यानी कि आप ऑप्टिकल फाइबर को अगर क्लासिफाई करते हैं तो तीन तरीके से क्लासिफाई करेंगे कि किस मटेरियल का बना हुआ है, कितने नंबर ऑफ मोड्स का ऑप्टिकल फाइबर है, या किस टाइप का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल उसका है। तो इन तीनों बेस पर ही हम देखते हैं कैसे क्लासिफाई किया गया। तो ए जनरल क्लासिफिकेशन इज गिवन बिलो, यहां पर दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन मटेरियल्स, बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड बेस्ड ऑन द प्रोपगेशन मोड या नंबर ऑफ मोड्स के बेस पर। तो बेस्ड ऑन मटेरियल मैंने अभी बताया ऊपर, ग्लास और प्लास्टिक दो तरीके के आपके ऑप्टिकल फाइबर मटेरियल होते हैं। बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स फाइबर बोलेंगे, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर बोलेंगे। फिर वहीं पर ग्रेडेड स्टेप इंडेक्स फाइबर सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हो सकता है और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हो सकता है, जबकि ग्रेडेड इंडेक्स जो होगा वो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर ही आएगा। अब ऐसा नहीं कि सिंगल मोड आपका ग्लास फाइबर भी हो सकता है, सिंगल मोड आपका प्लास्टिक फाइबर भी हो सकता है, ठीक है। सेम एज इट इज मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर आपका ग्लास का भी बना हो सकता है और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर आपका प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। सेम सिचुएशन इज हियर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन प्रोपेगेशन मोड देखें तो सिंगल मोड और मल्टी मोड, अभी क्या है वो चीज हम अभी देखते हैं वन बाय वन। तो उस तरीके से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मोड ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के मोड से क्या मतलब है। मोड कुछ नहीं है, मोड इज जस्ट ए पाथ ऑफ लाइट प्रोपेगेशन इन ए फाइबर, यानी कि किसी ऑप्टिकल फाइबर में कितने पाथ अवेलेबल हैं लाइट को प्रोपोगेट कराने के लिए, दैट्स कॉल्ड द मोड्स। अगर एक पार्ट है, एक 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 पाथ है तो दैट्स द सिंगल मोड, अगर एक से ज्यादा है तो दैट्स कॉल्ड द मल्टी मोड। इसी के बेस पर आपका फाइबर को क्लासिफाई भी किया गया है, जो ये है आपकी सिंगल मोड और मल्टी मोड, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। यहां पर दिया हुआ है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोड्स। मोड्स के बेस पर क्लासिफिकेशन क्या है, मैंने आपको बताया सिंगल मोड है और मल्टी मोड है। तो सिंगल मोड होने के लिए जो डिफरेंस है वो क्या है, कोर का डायमीटर कम होगा। कोर का डायमीटर कम होगा तो उसमें एक टाइम पर केवल सिंगल वेव ही ट्रेवल कर पाएगी आपकी ऑप्टिकल फाइबर, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं डायग्राम, ठीक है। और क्लैडिंग का यहां पर डायमीटर दिया हुआ है 70 माइक्रोमीटर के अप्रोक्स। वहीं पर अगर हम मल्टी मोड पर आए तो मल्टी मोड पर कोर का डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्लैडिंग का डायमीटर लगभग वही है जो यहां पर दिया हुआ, क्योंकि यहां पर अब नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा आपको ट्रांसमिट करनी है एक साथ। तो यहां पर 5 था तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 20 माइक्रोमीटर। तो अब जब इसकी कोर का साइज बढ़ गया है तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइट्स को ये क्या कर सकता है, गैदर कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो दैट्स रीजन इट्स कॉल्ड द मल्टी मोड फाइबर, ठीक है। अब मल्टी मोड फाइबर में आपका स्टेप भी हो सकता है या फिर ग्रेडेड भी हो सकता है, ठीक है। जबकि सिंगल मोड में केवल आपका स्टेप होगा, ग्रेडेड नहीं होता। वो अभी हमने क्लासिफिकेशन पीछे देखी हुई है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट आते हैं, ये कलर थोड़ा वो क्या है, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर बेस्ड ऑन द फाइबर इंडेक्स। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। मैं लिख देता हूँ रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बेस पर हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले आपका दिया हुआ है ये, यहां पर आप देख रहे होंगे, दैट्स कॉल्ड द स्टेप इंडेक्स फाइबर, ठीक है। अब इस स्टेप इंडेक्स फाइबर में आप देख रहे होंगे ये कोर है, ये क्लैडिंग है। तो अगर हम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिजाइन करें तो ये इस तरीके से कुछ बनता है, स्टेप्स की फॉर्म में। देख रहे होंगे यहाँ पर ये स्टेप्स की फॉर्म में बना हुआ है। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मैंने जो ये पिक ली है उसमें μ1 दिया हुआ है, μ2 दिया हुआ है, और ये जो आपका कोटिंग है उसका अलग मटेरियल होगा तो उसका μ3 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है वो पूरी कोर के लिए क्या है, सेम है। आप अगर देखें यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये जो मैं पेंसिल चला रहा हूँ यहाँ पर, ये पूरी कोर के लिए सेम है, कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर।
वहीं पर अगर हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में आते हैं तो इसमें आपकी वेव जो है वो भी ट्रेवल करेगी एक तरीके से, आप देख रहे होंगे स्टेप्स की फॉर्म में, या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, या आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो प्रोफाइल आपकी स्टेप्स की फॉर्म में बन रही है ना, तो दैट्स कॉल्ड द स्टेप इंडेक्स फाइबर। अगर आप यहाँ पर देखें ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में अगर आप कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रोफाइल को देखेंगे तो ये कुछ कर्व्ड की शेप में आपको मिलता है, ये आप यहां पर देख रहे हैं इधर, ठीक है। अब कर्व्ड की शेप का मतलब ये है कि इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हैं। सेंटर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मैक्सिमम है, और जैसे आप सेंटर से चाहे ऊपर जा रहे हो चाहे आप सेंटर से नीचे जा रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो दैट्स कॉल्ड द ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है। कंडीशन दोनों में सेम रहेगी कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रहेगा, लेकिन यहां पर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरी कोर के लिए कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, और सेंटर पर मैक्सिमम है, सेंटर से दूर जैसे ही आप जाएंगे उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इस सिचुएशन में जब आपके मल्टीपल वेव्स एंटर करेंगी इसमें, तो वो सब क्या करेंगी, एक पाथ फॉलो करेंगी, दैट्स कॉल्ड द हेलिकल पाथ, यानी कि ये सेंटर को क्रॉस नहीं करेंगी क्योंकि सेंटर पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, वो पास होने नहीं देगा आपकी वेव को। तो ये कुछ वेव्स आपकी इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में चलती है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये नीचे से भी वेव आ रही है तो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। अब नीचे वाली वेव आपकी ऐसे जा रही होगी, आपको फिगर देखने में ये लग रहा होगा कि हाँ फिगर जो है वो कंप्लीट हो रहा है पाथ, लेकिन ये इस तरीके से, दैट्स कॉल्ड द हेलिकल पाथ। तो हेलिकल पाथ को ट्रेवल करती हुई आपकी वेव्स जाती हैं। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो ये इस तरीके से आपकी वेव जा रही है, ठीक है। तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में और स्टेप इंडेक्स फाइबर में यही डिफरेंस है। स्टेप इंडेक्स फाइबर में कंप्लीट कोर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, जबकि ग्रेडेड इंडेक्स में जैसे ही आप सेंटर से दूर जाएंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर जब वेव ट्रेवल करती है तो वो ऑप्टिकल एक्सिस के सेंटर को क्रॉस नहीं कर पाती। तो दीज आर द टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर लॉसेस, ठीक है। ये आपके छोटे छोटे दो टॉपिक हैं। वन इज द एटीन्यूएशन, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है एटीन्यूएशन, और सेकंड वन इज द डिस्पर्सन, ठीक है, डिस्पर्सन। तो पहले हम एटीन्यूएशन को लिख लेते हैं, एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन मतलब एटीन्यूएट हो रहा है कोई चीज कट हो रही है, कोई चीज कम हो रही है, तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as the reduction in amplitude, the reduction in amplitude और पावर, एम्पलीट्यूड मान लीजिए या और पावर, एंड इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, एंड इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, क्योंकि लाइट की फॉर्म में आपका सिग्नल ट्रेवल करता है ऑप्टिकल फाइबर में, तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं इंटेंसिटी से भी ऑफ सिग्नल, एज इट इज गाइडेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, थ्रू THROUGH, थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, फुल स्टॉप। यानी कि एटीन्यूएशन को हम डिफाइन करें तो ये क्या है, रिडक्शन है, सॉरी ये ऐसे जा रहा है, रिडक्शन है इन एम्पलीट्यूड, या फिर हम बोले पावर या इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, जब आपका सिग्नल गाइडेड हो रहा है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर या ट्रांसफर हो रहा है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, दैट्स कॉल्ड द एटीन्यूएशन, ठीक है। द एटीन्यूएशन इज ए टाइप ऑफ लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर, द एटीन्यूएशन is a type of loss in optical fiber। तो अगर कोई चीज कम हो रही है किसी प्रोसेस में तो हम तो उसको लॉस ही बोलेंगे ना, तो इसलिए इसको लॉस बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज जनरली expressed in decimal, expressed in decibels, या फिर हम बोले dB, यानी कि एटीन्यूएशन लॉस जो है वो एक्सप्रेस्ड होता है dB में,
ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें तो dB इक्वल्स टू फॉर्मूला इसका 10 log बेस 10 हो जाएगा P आउट अपॉन P इन। ठीक है, और अगर हम लेंथ की फॉर्म में लिखें, इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, क्योंकि लेंथ का इफेक्ट पड़ेगा, जितनी ज्यादा जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी वैसे वैसे एटेन्यूएशन की वैल्यू भी चेंज होगी, तब क्या हो जाएगा, एटेन्यूएशन लॉस अल्फा इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन एल, क्योंकि ये जो डीबी लॉस है एटेन्यूएशन वो लेंथ पर डिपेंड करेगा, कितने लेंथ का आपका फाइबर है, तो इसलिए यहां पर ये log 10 बेस log 10 पी आउट अपॉन पी इन ये रहेगा, और यहां पर इसकी यूनिट हो जाएगी डीबी पर किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है एटेन्यूएशन लॉस का। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर है, निगेटिव साइन जो है यहां पर ये निगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली ऑफ लॉस। ठीक है, यानी कि निगेटिव साइन जो यहां पर इंडिकेट कर रहा है ये केवल शो कर रहा है कि लॉस है ये एक। ठीक, चलिए एक टॉपिक और बचता है आपका लास्ट में इस पार्ट में, डिस्पर्सन। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरीके का लॉस है ऑप्टिकल फाइबर में, बट इट इज डिफाइंड एज द डिस्टोर्शन द डिस्टॉर्शन और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, और सॉरी और लिखेंगे, और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट wave as it travels from one end of optical fiber to another end of optical fiber। ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, एक तरीके का डिस्टॉर्शन है या स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव है, जब आपकी लाइट वेव ट्रेवल कर रही हो वन एंड से दूसरे एंड पर ऑप्टिकल फाइबर की। ठीक है, दोस्तों इस तरीके से है, जैसे हम मान लें एक ऑप्टिकल फाइबर हम बना लेते हैं, ये कोर हो गया, इसके ऊपर हम यहाँ पर क्लैडिंग बना लेते हैं। ये हमने दोनों एंड बना लिए, एक एंड ये है, एक एंड ये है। माना यहाँ से आपकी लाइट ट्रेवल करना स्टार्ट करती है, सपोज ये कोई इन्फॉर्मेशन आपकी लाइट वेव में एंटर करती है ऑप्टिकल फाइबर, जैसे ये यहाँ पर पहुंची तो हम दो पल्सेस को लेकर चल रहे हैं, माना एक इन्फॉर्मेशन ये है और एक इन्फॉर्मेशन ये है, हम इन दोनों को लेकर चल रहे हैं सपोज, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गई, तो ये पहले गैप होना चाहिए था एक साइकिल का, ये एक पास में आ गई इस तरीके से, फिर और डिस्टेंस इसने ट्रेवल की तो ये वेव यहाँ गई और ये वेव थोड़ा और यहाँ पर आ गई। ठीक है, फिर और पास में आई तो ये वेव यहाँ पर और ये वेव यहाँ इस तरीके से। ठीक है, यानी कि फाइनली जब हमारे पास वेव आएगी इस तरीके से, तो ये वेव कुछ इस तरीके से आएगी, तो ये क्या हो गया, ये स्प्रेडिंग हो रही है आपकी वेव की। ठीक है, स्प्रेडिंग मतलब फैल रहा है आपका वेव, जैसे जैसे वेव ट्रेवल कर रही है तो वेव फैल रही है, और जब फैलेगी वेव तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होता चला जाएगा। मतलब कि वेव अगर एक आपकी इस तरीके से है तो जैसे जैसे ये लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ेगी तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई इंफॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड द इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। ये भी हम बोल सकते हैं कि डिस्टॉर्शन में जब आपकी वेव्स एक दूसरे से स्प्रेड होकर ओवरलैप हो जाती हैं तो दैट्स कॉल्ड द इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर हम एक दो लाइन और लिख लेते हैं। ठीक है, व्हेन ए ऑप्टिकल सिग्नल, कहाँ गया ये रहा पेन, व्हेन ए ऑप्टिकल सिग्नल is sent into the fiber then
the signal then the signal spread as it propagate as it propagate through the fiber, propagate through the fiber, full stop. This phenomenon is known as dispersion, full stop. It is classified into material type dispersion, ठीक है. Second one is the wave guide dispersion. तो ये दो टाइप के डिस्पर्सन्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द मटेरियल डिस्पर्सन एंड सेकंड वन इज द वेव गाइड डिस्पर्सन. इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेजर की प्रॉपर्टीज, या फिर हम प्रॉपर्टीज ना कहकर इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं लेजर की, या फिर फीचर्स भी बोल सकते हैं लेजर की. ठीक है, तो चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे आपसे, चाहे प्रॉपर्टीज पूछे लेजर की, चाहे फीचर्स पूछे, आपको यही एक्सप्लेन करना है. सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हाईली मोनोक्रोमेटिक. अब ये क्या है, यानी कि लेजर की जो लाइट होती है वो हाईली मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए. तो द लाइट emitted from a laser is monochromatic. That means it is of one wavelength या फिर color of light. यानी कि जो एक लेजर डिजाइन करेंगे हम, वहां से जो लाइट प्रोड्यूस होगी वो आपकी मोनोक्रोमेटिक होगी. और मोनोक्रोमेटिक मीन्स होता है कि वो वन वेवलेंथ की कलर को ही एमिट करेगा. ठीक है, आपने देखा होगा डीजे पर जो लेजर लाइट्स लगी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जनरेट करती है. बट वहां पर अगर आप एक लेजर बना रहे हैं, उसमें आप प्रॉपर्टी को मिक्सिंग करके डिफरेंट लेजर्स डिफरेंट कलर्स के डिजाइन करते हैं, जिसको एक साथ ऑन किया जाता है. आपको लगता है कि डिफरेंट कलर्स वहां पर मिल रहे हैं, बट एक लेजर की जो लाइट होगी वो मोनोक्रोमेटिक होगी. ठीक है. सेकंड आता है हाईली इंटेंस. हाईली इंटेंस का क्या है, ऑल द पावर और एनर्जी इज कंसंट्रेटेड विद इन स्मॉल एरिया. यानी कि जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी पावर वहां से जनरेट हो रही है, वो एक स्मॉल एरिया से पास होकर जाएगी. और जब स्मॉल एरिया से पास होगी तो वहां पर उसकी जो इंटेंसिटी होगी, जो इसकी स्ट्रेंथ होगी, वो क्या होगी, बहुत हाई होगी. ठीक है, क्लियर हुआ. जैसे आपने देखा होगा कि जो बाइक्स या फिर गाड़ी धुलने वाले जो स्प्रे होते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो पानी निकलता है वो स्मॉल एरिया से निकलता है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं कॉलिमिनेटेड. कॉलिमेटेड, इट इज फॉर्म्ड इन एन ऑप्टिकल कैविटी बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स विच कंस्ट्रेन द लाइट to a path perpendicular to the surface of the mirror. Collimated means होता है एक साथ चलना. ठीक है, और एक साथ चलेंगे तो वो कैसे चलेंगे, अभी आप जब डायग्राम देखेंगे आगे आगे जैसे जैसे आएगा, तो हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं अपनी ऑप्टिकल लेजर को कि उसके दोनों एंड्स पर मिरर लगा देते हैं, जिससे आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसी के अंदर ट्रेवल करती है एक साथ. ठीक है, तो ये कॉलिमिनेटेड हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट है यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, एक मिनट पहले लेते हैं. नेक्स्ट है यूनिडायरेक्शनल. अब यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है, विच इंप्लाइज लेजर लाइट इज ऑफ वेरी स्मॉल डाइवर्जेंस. मतलब यहां से जो भी लाइट निकलेगी उसमें डाइवर्जेंस बहुत कम होगा, मतलब ना कि बराबर होगा. इट सीम्स दैट लेजर लाइट कम्स फ्रॉम द रेजोनेंट कैविटी एंड वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस ओनली. कहने का मतलब यह है कि आपका रेडिएशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आगे तक आपकी वेव एक ही डायरेक्शन में इसी तरीके से बढ़ती रहेगी. चाहे उसमें कितने भी नंबर ऑफ फोटोन्स हो, वो एक ही पाथ को फॉलो करेंगे, कहीं पर भी वो किसी भी एंगल पर डिस्ट्रैक्ट होकर नहीं जाएंगे. दैट्स कॉल्ड द यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, क्लियर हुआ. आपने देखा भी होगा लेजर बीम, आप चाहे माना यहाँ पर आपका लेजर रखा हुआ है, तो चाहे आप इतनी डिस्टेंस पर देखें उसको, चाहे इतनी डिस्टेंस पर देखें, वो एक बीम ही चलेगी वहां तक. ठीक है. नेक्स्ट है हाईली कोहेरेंट. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए या फीचर कह लीजिए लेजर का, वो है हाईली कोहेरेंट. अब इसका मतलब क्या है, विच मीन्स द वेव्स ऑफ लाइट एमिटेड हैव ए कांस्टेंट रिलेटिव फेस. जब आप इसको यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, तो वहां पर इसको और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि कोहेरेंट का मतलब क्या होता है. कोहेरेंट का मतलब होता है जब दो वेव्स
एक साथ ट्रेवल करती हैं तो उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है वो या तो जीरो हो या सेम हो, दैट्स कॉल्ड द कोहिरेंट बीम्स। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कि अगर 1000 नंबर ऑफ फोटोन्स लेजर से एमिट हो रहे हैं तो उन सबका जो फेस है रिलेटिविस्टिक वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स वो कोहिरेंट वेव या एमिट होगी आपकी लाइट। क्लियर हुआ? अब आगे एक क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेजर। तो अगर आपसे प्रॉपर्टीज पूछेगा तो आपको ये 5 प्रॉपर्टीज नोट डाउन करके उसको लिख के दिखा। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछ ले कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द लेजर, तो उसमें क्या लिखेंगे? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जैसा कि हमने फुल फॉर्म में देखा था लेजर की, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहां पर जो स्टिमुलेटेड एमिशन है ये वर्किंग प्रिंसिपल है लेजर का। विद लाइट एम्पलीफिकेशन, लाइट को एम्पलीफाई करने का ये काम करता है स्टिमुलेटेड एमिशन। फोर, stimulated emission of radiation to take place, the population of atom in higher energy level should be greater than the lower energy level। मतलब जब आप लेजर बीम जनरेट कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है कि आपका हायर एनर्जी में, जैसे हम इसको मान लेते हैं ये E2 है और ये E1 है, तो E2 हायर एनर्जी लेवल है, E1 लोअर एनर्जी लेवल है। तो E1 पर नंबर ऑफ एटम्स E2 के कंपैरिजन में कम होने चाहिए, दैट्स कॉल्ड द पॉपुलेशन इन्वर्जन। अभी हम आगे पॉपुलेशन इन्वर्जन की डेफिनेशन भी देखेंगे क्या होता है, वो अच्छे से समझेंगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ, दिस कैन बी अचीव्ड बाय पंपिंग। और ये जो प्रॉपर्टी है जहां पर नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर एनर्जी स्टेट कम होंगे एज कंपेयर टू द हायर एनर्जी स्टेट, ये अचीव होता है बाय यूजिंग द पंपिंग मेथड। ठीक है, पंपिंग मेथड्स भी क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आते हैं, अब जो भी हमने पीछे जिक्र किए हैं टर्म्स का, उन्हीं को अब ब्रॉड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, डिस्कस अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इनको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो हम वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करते हैं क्या चीज है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, और ये किधर बहुत ही अच्छा सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो हमने ले लिया कि एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है लोअर एनर्जी लेवल E1 पर और हायर एनर्जी लेवल है E2। तो मैं यहां पर लिख देता हूं E1 एनर्जी लेवल लेस देन है कंपेयर टू E2। दैट मींस E1 जो है लोअर एनर्जी लेवल है और E2 जो है वो हायर एनर्जी लेवल है। तो जैसे ही हमने इस पर कोई भी एमिशन अप्लाई किया या बाहर से कोई भी हमने लाइट इस पर इंसिडेंट की जिसकी एनर्जी h न्यू है, हमने ले लिया कि एक फोटोन, क्योंकि लाइट जो है वो फोटोन की फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो कोई फोटोन आया और इस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक हुआ, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर कहां पर पहुंच जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे ही मॉर्निंग में उठे और सारे आप काम किए और जैसे ही आप नाश्ता करेंगे, तो नाश्ता क्यों करते हैं, जिससे कि आपको एनर्जी मिल जाए। ठीक है, तो आपका एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है। तो ऐसे जब इस इलेक्ट्रॉन को फोटोन से एनर्जी मिली तो इसका जो एनर्जी लेवल E1 था वो इंक्रीज होकर कहां पे पहुंच गया है, E2 पर। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन हमने इस पर स्ट्राइक किया वो एब्जॉर्ब कर लिया आपके इलेक्ट्रॉन ने। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, व्हेन एन एटम absorb an amount of energy h nu in the form of photon, from the external agency and excited into higher energy level from higher energy level from the ground state, full stop. This process is known
एज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फुल स्टॉप। ठीक है, तो आप जो थ्योरी लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे। आई थिंक पेन थोड़ा सा थिक हो रहा है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर कम कर लेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्या है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, लेजर की। हम पेन सेलेक्ट करते हैं और इसकी थिकनेस को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है उसको समझते हैं। अब क्या हुआ, जब आपका एटम यहाँ पर ग्राउंड स्टेट पर था या इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट पे था और यहाँ से हमने इसको एक फोटोन स्ट्राइक किया एच न्यू एनर्जी का, तो ये इस इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एक्साइट होकर कहां पे पहुंच गया, हायर एनर्जी स्टेट पर। ठीक है, ये लिखा हुआ है बिफोर एटम इन द एक्साइटेड स्टेट पर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये अपनी एनर्जी लॉस करना स्टार्ट करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप सुबह नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके अपने काम पर या ऑफिस में निकल जाते हैं या कॉलेज चले जाते हैं, तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है आपकी बॉडी की एनर्जी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी और जब डिक्रीज होगी तो ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मूव करना स्टार्ट किया, नीचे आया। जब ये एनर्जी को लॉस कर रहा है तो जितनी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि जितनी एनर्जी है उतनी ही मेंटेन रहेगी। ठीक है, बट फॉर्म चेंज हो सकती है। तो जब ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर आया तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी एच न्यू, वही एनर्जी इसने यहां पर उसी एनर्जी का फोटोन यहां से क्या कर दिया, एमिट कर दिया। ठीक है, और फिर आपका ये एटम या इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया, ग्राउंड स्टेट पर। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्योंकि यहां पर वर्ड लिखा हुआ है एमिशन। एमिशन का मतलब है कि कुछ निकल रहा है। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसमें आप कैसे लिखेंगे, व्हेन एन एटम इन एक्साइटेड स्टेट emits a photon of energy h nu coming down to ground state such type of emission is known as spontaneous emission। ठीक है, इस टाइप का एमिशन जो होगा दैट्स कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्लियर है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखना है। स्पॉन्टेनियस एमिशन आपसे पूछा जाता है, ये थ्योरी लिखनी है और फिर आपको इस डायग्राम को बना देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं जिस पर आपका और लेजर वर्क करता है, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है उसको लिखने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं डायग्राम से। अब आपने देखा जब स्टार्टिंग में आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर है, ये इलेक्ट्रॉन है आपका ग्राउंड स्टेट पर, ये मैं बना देता हूं थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, और आपने बाहर से एक इसको क्या दिया, फोटोन एनर्जी दी एच न्यू की, एच न्यू एनर्जी का कोई फोटोन इस पर स्ट्राइक कराया तो इसने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ये कहां पर पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट पर। ठीक है, ये पहुंच गया यहाँ पर, यानी कि आपने सुबह नाश्ता किया और आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता आपका एनर्जी लेवल डाउन हुआ और फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया, ग्राउंड स्टेट की तरफ आने लगा। जब ये ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वही तो लॉस कर रहा होगा, तो इसने एच न्यू एनर्जी का फोटोन यहां पर एमिट कर दिया, दैट्स कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपके मटेरियल में एक ही इलेक्ट्रॉन या एक ही एटम से बना हुआ होगा। तो माना स्टार्टिंग में ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचा, फिर उसके बाद इस वाले इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, ये ऊपर पहुंचा, तो ये इसके 1 सेकंड बाद या फिर मिली सेकंड के बाद अपनी एनर्जी लॉस करना स्टार्ट करेगा। तो जब ये नीचे आ रहा है तो ये जो एमिट फोटोन है ये फिर इस पर स्ट्राइक करेगा जो ऊपर से आ रहा है। तो जब ये ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करके दूसरा वाला नीचे आ रहा था, जब उससे स्ट्राइक हुआ तो अब यहां पर एक की जगह 2 फोटोन्स जनरेट हो जाएंगे। समझे ना, यानी कि पहले एक फोटोन जनरेट हो रहा था, अब उसने जैसे इससे स्ट्राइक किया तो अब यहां पर नंबर ऑफ फोटोन्स 2 हो गए हैं जिनकी दोनों की एनर्जी एच न्यू है। तो इस तरीके से आपके मल्टीपल फोटोन्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिर यहां पर आ रहा है हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट पर, तो जब ये दोनों फोटोन्स स्ट्राइक करेंगे तो अब वो मल्टीपल में चार्ज हो जाएंगे। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई में आपके फोटोन्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है,
तो आपको जो बीम वहां से मिलेगी वो एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट मिलता है। ठीक है, यही आपका लेजर का कॉन्सेप्ट है। तो आपने यहां से एक चीज देखी होगी कि स्टिमुलेटेड एमिशन जो लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल है उसको गेन करने के लिए पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन मिलना जरूरी है। अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं मिलेगा तो स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं अचीव किया जा सकता। और यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है ये एलईडी का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। जो आपके घरों में एलईडी बल्ब्स लगे होते हैं, आपने उनकी लाइट देखी होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उसकी बल्ब से वैसे वैसे उसकी लाइट फेड होती चली जाती है, स्प्रेड होती चली जाती है। जबकि लेजर की लाइट आपकी लॉन्ग डिस्टेंस तक भी उस बीम को मेंटेन करके चलती है। यही कारण है, क्योंकि यहां पर जब दूसरा फोटोन जनरेट होगा तो वो जरूरी नहीं इसी डायरेक्शन में जाएगा, वो इधर भाग सकता है, वो इधर भाग सकता है। ठीक है, बट स्पॉन्टेनियस एमिशन में जितने भी फोटोन एमिट होंगे उनकी डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि वो स्ट्रांगली या हाईली कोलिमिनेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, चलिए इसमें भी लिख लेते हैं दो लाइंस। When an atom in the excited state emits two photons of same energy h nu while coming down to ground state with the external energy, such type of emission is called stimulated emission। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये स्टिमुलेटेड एमिशन हो गया। कैसे हम इसको अचीव करते हैं, इज दैट क्लियर? एक्सटर्नल एनर्जी मतलब यहां से ऐसा नहीं कि कोई आप एक्सटर्नल कोई एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो एक्सटर्नली एनर्जी जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन से आपको मिल रही है। ठीक है, वही एक एक्सटर्नल एनर्जी का काम करेगी। क्लियर हुआ? आई होप यहां पर आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो एटम, अगर मैं यहां पे स्टार बनाता हूं तो इसका मतलब ये कहां पर है? एक्साइटेड स्टेट में है। इक्वल्स टू ये जनरेट करेगा एटम प्लस 2h न्यू एनर्जी के फोटोन्स, है ना। ये इस तरीके से आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, और अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन में मैं बताता हूं तो एटम स्टार जो एक्साइटेड स्टेट में है वो एक एटम जनरेट करेगा प्लस h न्यू एनर्जी जनरेट करेगा। अगर मैं यहीं पे बताता हूं तो एब्जॉर्प्शन में तो एटम प्लस ये एब्जॉर्ब करेगा h न्यू एनर्जी और आपका एटम पहुंच जाएगा एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं कि एटम है, उसने h न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब की तो एटम स्टार मतलब कि हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच गया। फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन में जब एटम हायर एनर्जी लेवल पर है तो वो कुछ समय बाद एनर्जी लॉस करेगा, तो वो एटम जनरेट करेगा और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसको एमिट कर देगा। वहीं पर जब स्टिमुलेटेड एमिशन मिलेगा तो जो एटम हायर एनर्जी स्टेट पर था वो एटम तो जनरेट करेगा ही, उसके साथ साथ 2 फोटोन्स भी एमिट करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपका स्टिमुलेटेड एमिशन था। जो तीनों टॉपिक्स हमारे थे वो हमने बहुत अच्छे से आपको बता दिए हैं, समझ में आया होगा। आई होप आपको क्लियर है। चलिए अब ये डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लेजर का। फुल फॉर्म लिखी हुई है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जो रेड हो रहा है अगर आप इनको मिलाकर लिख देंगे तो यू गेट द लेजर। कुछ इस तरीके से सेटअप किया जाता है, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पर। इधर आप देख रहे होंगे रेक्टेंगल बना हुआ है, एक इधर रेक्टेंगल बना हुआ है और इनके नीचे एक लाइन लिखी हुई है 100% रिफ्लेक्टिव मिरर और यहाँ पर 99% रिफ्लेक्टेड मिरर। यानी कि यहाँ पर भी दोनों साइड मिरर लगा हुआ है और इसके अंदर वर्किंग होगी। एक मिरर 100% रिफ्लेक्टेड मिरर है, दूसरा 99% है। यानी कि 99% इसलिए क्योंकि यहां से आपकी लाइट एमिट होगी। आपने देखा होगा लेजर बीम जहां से निकलती है। ठीक है, और एक जो एंड है वो 100% या फुल्ली पॉलिश्ड है, जिससे कि लाइट मतलब फोटोन जो इस डायरेक्शन में जनरेट हुआ है वो यहां पर टकराएगा और रिफ्लेक्ट होकर वापस हो जाएगा इसी डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये फोटोन्स जा रहे हैं, ये फोटोन दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे ये फोटोन आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये फोटोन इधर जा रहे हैं। तो जो फोटोन्स इधर जाएंगे वो हो सकता है 1-2 फोटोन उसमें से निकलता चला जाए, क्योंकि ये 99%
रिफ्लेक्टिव मिरर है, कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पेस है, लेकिन जो फोटोन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो टोटली रिफ्लेक्ट होंगे, और जब ये टोटली रिफ्लेक्ट होंगे तो सपोज इनके बीच में कोई और फोटोन आ जाता है तो वो इससे जैसे ही स्ट्राइक करेंगे तो वो मल्टीपल फोटोन्स बन जाएंगे, जैसा यहाँ पर। फिर जब ये किसी और से स्ट्राइक करेंगे तो देन यू गेट दिस वन। तो ये फोटोन्स मल्टीपल में जनरेट होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे फोटोन्स इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत सारे फोटोन्स जनरेट हो जाएंगे, और जब ये इधर की डायरेक्शन में आएंगे तो इनको स्पेस मिलेगा बहुत कम पास आउट होने का, तो जब ये उससे निकलेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये लेजर का कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे आते हैं, अब डिफरेंस देख लेते हैं। जो दो आपने मेथड पढ़े हैं पीछे, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन, ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो एक तरफ हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन लिखा हुआ है, एक तरफ हमने स्टिमुलेटेड एमिशन लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट है द एमिटेड फोटोन्स फ्रॉम वेरियस एटम्स हैव नो फेस रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कि जैसा मैंने बताया कि यहां पर जो फोटोन्स एमिट होंगे उनके बीच में कोई भी फेस रिलेशन नहीं होगा, एक फोटोन इधर जा रहा है तो एक फोटोन इधर चला जाएगा, एक फोटोन इधर चला जाएगा, एक फोटोन इधर। वहीं पे अगर स्टिमुलेटेड में देखें तो द एमिटेड फोटोन्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड आर इन फेस विद इंसिडेंट फोटोन, मतलब जो स्टिमुलेटेड एमिशंस, सॉरी स्पॉन्टेनियस एमिशन से फोटोन जनरेट हुआ और ये नेक्स्ट वाले एटम के नीचे आते हुए फोटोन से स्ट्राइक करेगा, तो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये स्ट्राइक किया था उसी डायरेक्शन में आपके फोटोन्स आगे बढ़ेंगे, चाहे वो मल्टीपल में जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड द, उनके बीच में सेम फ्रीक्वेंसी है और फेस भी कांस्टेंट। ठीक है, आगे आते हैं सेकंड पॉइंट में, एमिटेड रेडिएशन आर नॉन कोहेरेंट, क्योंकि ये फोटोन्स का पता नहीं है किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाए, इसलिए इस लाइट को आप नॉन कोहेरेंट लाइट बोलेंगे, और वहीं पर एमिटेड रेडिएशंस आर कोहेरेंट, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं भाईचारे के साथ। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है एमिटेड फोटोन्स कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, जैसा भी मैंने पीछे बताया कि जहां ये जो फोटोन एमिट हो रहा है ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, जबकि फॉर एवरी इंसिडेंट फोटोन देयर टू आउटगोइंग फोटोन्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, यानी कि कोई भी इंसिडेंट फोटोन जो स्पॉन्टेनियस एमिशन में एमिट हो रहा है वो जब अगले एटम से स्ट्राइक करेगा तो वहां से जो दो फोटोन्स निकलेंगे वो सेम डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेंगे। नेक्स्ट, द रेट ऑफ एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, यानी कि जो रेट ऑफ एमिशन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, मतलब जितने फोटोन्स भाई, जितने इलेक्ट्रॉन या जितने एटम यहां से ऊपर गए हैं, पहुंचे हैं, उतने ही तो नीचे आएंगे ना। तो ये यही कह रहा है कि जितने रेट ऑफ एमिशन हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट हैं। लेकिन यहां पर देखें, द रेट ऑफ एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, नंबर ऑफ एटम्स के साथ साथ कितनी एनर्जी उस पर इंसिडेंट हो रही है, एनर्जी डेंसिटी इंसिडेंट हो रही है या स्ट्राइक कर रही है नेक्स्ट फोटोन के साथ, उस पर भी आपके डिपेंड करेगा एमिशन। क्लियर है। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस एमिशन इज नॉट फेवर लेजर एक्शन, यानी कि स्पॉन्टेनियस एमिशन डिजायर नहीं है लेजर एक्शन को परफॉर्म करने का, वहीं पर स्टिमुलेटेड एमिशन फेवर्स लेजर एक्शन, वहीं पर जो लेजर बीम है या लेजर एक्शन को गेन करने के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन को अचीव करना जरूरी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डिफरेंस बता रहे हैं स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस एमिशन। आइंस्टीन कॉफिशिएंट आपने सिलेबस में देखा था, एक टॉपिक आपको दिया होता आइंस्टीन कॉफिशिएंट्स, तो पहले आइंस्टीन कॉफिशिएंट क्या है उस चीज को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइंस्टीन कॉफिशिएंट्स आर मैथमेटिकल क्वांटिटीज विच आर ए measure of the probability of absorption or emission of light by an atom or molecule, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन पीछे हो रहा है उसका ही मैथमेटिकल क्वांटिटी या मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट। ठीक है, द आइंस्टीन ए कोएफिशिएंट इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ लाइट एंड द आइंस्टीन बी कोएफिशिएंट्स आर रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट, यानी कि आइंस्टीन का जो ए कोएफिशिएंट है उसको यूज किया गया है फॉर द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, आइंस्टीन का जो वी कोएफिशिएंट है उसको यूज किया गया है फॉर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपका आइंस्टीन कोएफिशिएंट है जो केवल आपके एब्जॉर्प्शन, एमिशन, स्टिमुलेटेड हो या स्पॉन्टेनियस उनको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं बस। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब रिलेशन हमें देखना है आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स में। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ी सी टर्म्स को जान लेते हैं क्या है। तो अगर मैं लिखूं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो हमने भी पीछे पढ़ा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रेट
एब्जॉर्प्शन में हम लिखेंगे R12। R12 का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, ये डायग्राम एनर्जी लेवल बना लिया मैंने कि E1 एनर्जी लेवल है, E2 एनर्जी लेवल है। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन या एटम पर बाहर से फोटोन स्ट्राइक करेगा तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा हायर एनर्जी लेवल। तो कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है? 1 लेवल से 2 पर, तो इसलिए 1 2 आपको यहाँ पर लिखा गया है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब जो ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि R12 डायरेक्टली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स। कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं लोअर एनर्जी स्टेट पर, दैट मींस N1 पर। ठीक है, और सेकंड सिचुएशन किस पर डिपेंड कर रहा है? R12 डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट यहां पर इस पे स्ट्राइक कर रही है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देन अगर आप दोनों को लिखें तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो स्ट्राइक कर रही है ग्राउंड स्टेट के एटम्स पर। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है और आप इसको लिखेंगे R12 इक्वल्स टू B12 N1 रो B। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे अभी लिखा था कि जो V कोफिशिएंट है वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब अगर मैं यहीं पे लिखूं रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है ना, रेट ऑफ, क्योंकि इसके बाद हमें स्पॉन्टेनियस मिलेगा, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R21 से, और आप यहां पर SP लिख सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए, अब ये क्या है इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब ये एटम थोड़ी देर बाद अपनी एनर्जी लॉस करेगा तो ये ग्राउंड स्टेट पर आएगा, तो अब जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 2 से 1 पर हो रहा है, तो इसलिए R21 हमने लिखा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो R21 जो है, जब आपका एटम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर आ रहा है तो वो केवल और केवल एक चीज पर डिपेंड कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हायर एनर्जी स्टेट में हैं। तो दैट मींस R21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N2। और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो R21 SP स्पॉन्टेनियस को इंडिकेट कर रहा है, ये और लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा जो फैक्टर है या कोफिशिएंट है A21 इंटू N2। जैसे कि मैंने पीछे अभी लिखा था कि जो A कोफिशिएंट है वो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो आइंस्टीन कोफिशिएंट A21 हो गया है। ठीक है, अब आगे आते हैं रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो एमिशन जब हो रहा है तो वो R2 से 1 पे ही होगा, और आप इसको ST लिख देंगे, यानी कि स्टिमुलेटेड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप देखते हैं तो जब स्टिमुलेटेड एमिशन होता है तो ये जो आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन मिला है इसकी इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, तो यहां पर भी आपका R21 फॉर द स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हायर एनर्जी स्टेट पर और कितनी इंटेंसिटी है लाइट की जो स्ट्राइक कर रही है, दैट मींस रो B। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं देन यू गेट R21 फॉर द स्टिमुलेटेड एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 रो न्यू। और अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो R21 फॉर द स्टिमुलेटेड एमिशन इज इक्वल टू द V21 N2 रो न्यू। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। तो ये तीनों इक्वेशन आ गई फॉर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, फॉर द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड फॉर द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, अब इन कोफिशिएंट्स के बीच में ही हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, मेनली A21 और B21 के बीच में। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं तीनों इक्वेशंस को लिख लेता हूं यहां पर, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आगे। R12 इक्वल्स टू B12 आइंस्टीन कोफिशिएंट N1 एंड रो न्यू। सेकंड है R21 फॉर द स्पॉन्टेनियस एमिशन डायरेक्टली इक्वल टू द A21 and N2, same as it is R21 for the stimulated emission directly equal to the B21 and 2 रो न्यू। तो ये तीनों इक्वेशन जो अभी हमने पीछे फाइंड आउट किए वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली। ठीक है, अब रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम एक मिनट थोड़ा कंटिन्यू करते हुए हो गया, तो लिखेंगे अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन
इज इक्वल टू द रेट ऑफ एमिशन। रेट ऑफ एमिशन कहने का मतलब ये है कि जितनी एनर्जी हमने एब्जॉर्ब की है इन द लास्ट, उतनी ही एनर्जी हम एमिट कर सकते हैं। यही तो यहाँ पर लिखा गया है कि जितना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपने किया उतना ही रेट ऑफ एमिशन आप यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो है R12, तो वो दो तरीके से एमिशन हो रहा है, R21 फॉर द स्पॉन्टेनियस प्लस R21 फॉर द स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर। B12 N1 रो न्यू इक्वल्स टू A21 N2 प्लस B21 N2 रो न्यू। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब रो वाली वैल्यूज आप एक तरफ करेंगे और कॉमन ले लेंगे रो को, रो न्यू, देन यू गेट B12 into N1 minus B21 N2 bracket close equals to A21 N2। Is that clear? ठीक है, यानी कि आपने रो वाली टर्म्स को एक तरफ किया और रो न्यू कॉमन ले लिया वहां से। अगर हम यहाँ पे रो न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ रो न्यू इक्वल्स टू, तो आपको क्या मिलेगा A21 N2 अपॉन V12 N1 माइनस B21 N2। इज दैट क्लियर? फिर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं B21 N2, तो यहां से आपको मिलेगा रो न्यू इक्वल्स टू A21 N2 अपॉन V21 N2, हमने यहां से कॉमन ले लिया, देन यू गेट B12 अपॉन V21 इंटू N1 अपॉन N2, और यहां पे बचेगा -1 क्योंकि पूरा आपने ये कॉमन ले लिया। ठीक है, तो N2 से N2 आपका कैंसिल आउट हो गया, देन यू गेट A21 अपॉन B21 इंटू 1 अपॉन B12 अपॉन V21 इंटू N1 अपॉन N2 ब्रैकेट क्लोज -1 है। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाए, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें टर्म्स सारी क्लियर है। ठीक, हमने 3 इक्वेशन डाली थी यहाँ पर, इसको मैं 4th इक्वेशन मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, 4th इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दी है। तो एक लॉ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू e की पावर माइनस E2 माइनस E1 अपॉन KT। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है, अगर हम इसको देखें यहां पर, कि N1 और N2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो सकते हैं जब T इंफिनिटी हो जाए। इसका कहने का मतलब ये है, अगर आप यहां पर T इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट मतलब 1/0 होता है, और जब ये 0 ऊपर जाएगा तो ये टर्म 0 को डिवाइड किसी भी टर्म से करें यू गेट 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, देन यू गेट N1 इक्वल्स टू N2। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर T इनफाइनाइट होने पर, यानी कि T की वैल्यू इनफाइनाइट होने पर यू गेट N1 इक्वल्स टू N2, बट हमें चाहिए पॉपुलेशन इन्वर्जन, हमें चाहिए N2 ग्रेटर देन N1, इसीलिए हम मेटा स्टेबल स्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं जो इक्वेशन नंबर 4 में है N1 अपॉन N2, तो ये जो e की पावर माइनस में है ये प्लस हो जाएगा, E2 माइनस E1 ब्रैकेट में अपॉन KT। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग इनटू इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में अगर हम इसको पुट करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, तो हमें क्या मिलेगा वो लिख लेते हैं हम, रो न्यू इक्वल्स टू A21 अपॉन B21 इंटू 1 अपॉन V12 अपॉन V21 इंटू e की पावर E2 माइनस E1 ब्रैकेट में 1 अपॉन KT माइनस 1, ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अब अगर आप देखें, चूंकि जब आप E2 माइनस E1 निकालेंगे, यानी कि दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो वो क्या है, h न्यू है। क्यों? क्योंकि आप h न्यू एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, तभी आपका एटम E1 से E2 तक पहुंच पा रहा है, यानी कि आप इतनी डिजायर्ड एनर्जी उसको दे रहे हैं कि आपका एटम E1 से E2 पर पहुंच पाए, वो क्या है, h न्यू है। तो यानी कि दोनों का डिफरेंस h न्यू है, तभी तो पहुंच पा रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रो न्यू इक्वल्स टू A21 अपॉन
V21 इंटू 1 अपॉन V12 अपॉन V21 इंटू ई की पावर एच न्यू अपॉन KT माइनस 1, यानी कि हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? बट यहां पर अगर आप देखें तो जो V12 है और V21 है ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि V12 क्या है, एब्जॉर्प्शन के लिए है, और V21 जो है वो एमिशन के लिए। तो जितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है उतना ही रेडिएशन हो रहा है, यानी कि एमिशन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इनको 1 कर लेंगे। देन यू गेट रो न्यू इक्वल्स टू A21 अपॉन B21 ब्रैकेट क्लोज या इनटू 1 अपॉन, आपको यहां पर मिलेगा e की पावर h न्यू अपॉन KT माइनस 1। ये टर्म हमको यहां पर मिल रही है। ठीक है, फिर यहीं पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, रो न्यू इक्वल्स टू 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c की पावर 3 अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन KT माइनस 1। ये आपको प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, देन यू गेट A21 अपॉन B21 इक्वल्स टू 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, A21 अपॉन B21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब। ठीक है, क्योंकि और टर्म्स यहां पर सारी कांस्टेंट है, जैसे कि हम देखें h कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, c कांस्टेंट, केवल न्यू जो है ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशन आ जाता है बिटवीन द आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जो आइंस्टीन के दोनों कोएफिशिएंट्स हैं। तो आई होप आइंस्टीन के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स पर आते हैं। अब यहाँ से आपका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है कि टाइप्स ऑफ लेजर क्या होते हैं, उनकी वर्किंग क्या है, उस तरीके से यहाँ से आपका स्टार्ट होगा पार्ट। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर, यानी कि लेजर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्टिव मीडियम, सेकेंड वन इज द एनर्जी सोर्स या हम बोलेंगे पंपिंग, और थर्ड वन इज द ऑप्टिकल रेजोनेटर या रेजोनेंट कैविटी हम नाम देंगे। अभी क्या क्या है ये अभी हम आगे देखते हैं डिटेल। ठीक है, तो फर्स्ट जैसा आप देख रहे हैं हमने लिखा हुआ है एक्टिव मीडियम। पहला पॉइंट हमारा एक्टिव मीडियम था, जो इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट है। तो एक्टिव मीडियम क्या होता है, दिस इज द बेसिक मटेरियल इन विच एटम ट्रांजिशन टेक प्लेस व्हेन द एक्टिव मीडियम इज एक्साइटेड, इट अचीव्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, यानी कि एक्टिव मीडियम वो है जहां पर आपका मिक्सचर होगा या जहां पर आपका वर्किंग होगी पूरे लेजर की, जिससे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन और ये सारी चीजें अचीव हो सकें। एक्टिव मीडियम डिसाइड द टाइप ऑफ लेजर, ये टाइप ऑफ लेजर को भी डिसाइड करने के काम आता है कि आपका लेजर सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस स्टेट का लेजर है। इट ऑल्सो डिटरमाइन द शेप, साइज एंड आउटपुट ऑफ लेजर, क्योंकि एक्टिव मीडियम है तो ये आपका डिफाइन करेगा ऑल्सो द शेप, साइज एंड आउटपुट ऑफ लेजर क्या होने वाली। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है एनर्जी सोर्स और पंपिंग। ये क्या कह रहा है, द एक्साइटेशन मैकेनिज्म राइजेस द एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस इनटू देयर एक्साइटेड स्टेट, यानी कि ये एनर्जी सोर्स या जो पंपिंग हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसका काम है आपके एटम या इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचाना। ठीक है, उसके बाद द एनर्जी सोर्स और पंपिंग इज रिक्वायर्ड फॉर लेजिंग एक्शन, यानी कि जब तक आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन या फिर आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी पर नहीं पहुंचेगा तब तक आपका लेजर एक्शन होगा ही नहीं, तो इसलिए लेजर एक्शन के लिए पंपिंग जरूरी है। ठीक है, एंड लास्ट है ऑप्टिकल रेजोनेटर या रेजोनेंट कैविटी। ये क्या कहती है, द ऑप्टिकल रेजोनेटर कंसिस्ट ऑफ 2 रिफ्लेक्टिंग मिरर्स R1 एंड R2, जो मैंने पीछे स्टार्टिंग में आपको बताए थे, 2 मिरर, 2 रिफ्लेक्टिंग मिरर्स R1 और R2 का दोनों एंड्स पर यूज किया जाता है, जिसमें से मिरर R1 जो है वो फुल्ली रिफ्लेक्टेड होता है, जबकि दूसरा मिरर पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होता है, जैसे कि हम बता रहे थे 99% आप उसको पॉलिश्ड किए होते हैं। ठीक है, द एक्टिव मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन देम, जो ये एक्टिव मीडियम है उसको हम प्लेस करते हैं बिटवीन द रेजोनेंट कैविटी या फिर दोनों मिरर्स के बीच में।
दिस मिरर एक्ट्स एज एन ऑप्टिकल रेजोनेटर और रेजोनेंट कैविटी। यही दोनों मिरर्स ऑप्टिकल रेजोनेटर या रेजोनेंट कैविटी की तरह काम करेंगे। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स थे लेजर के वो आपको क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है 3 लेवल और 4 लेवल लेजर में? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 3 एंड 4 लेवल लेजर्स? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ 4 लेवल ओवर 3 लेवल लेजर? यानी कि 3 लेवल लेजर क्या है, 4 लेवल लेजर क्या है, उनके बीच में एडवांटेज क्या है 4 लेवल की एज कंपेयर टू 3 लेवल। तो पूरा वर्किंग वही है। अब इस एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको सारी चीजें रिकॉल कर दूंगा दोबारा से। हमारा इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट पर। हमने यहां पर बाहर से कोई भी एनर्जी सोर्स से इन पर लाइट एमिट कराई। जब ये लाइट हम एमिट करा रहे हैं और इन्होंने एब्सॉर्ब किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं पंपिंग। ठीक है, यानी कि हमने इसमें पंपिंग दे दी, तो इन्होंने इन फोटोन्स को या इस एनर्जी को एब्सॉर्ब किया और अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा लिया, और बढ़ाने के बाद ये एक्साइट होकर कहां पर पहुंच गए, हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, अब ये हायर एनर्जी लेवल पर जैसे ही पहुंचेंगे, यहां पर ये स्टे करेंगे फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहां पर रुके तो ये जल्दी जल्दी नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे, जहां पर इनको मिलती है एक मेटा स्टेबल स्टेट, जहां पर ये फॉर द लॉन्ग टाइम क्या करते हैं, स्टे करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, यहां पर ये रुकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकेंड के लिए। तो ये इतनी फास्ट डिके होता है या रैपिड डिके होता है कि यहां से कोई भी एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं कर पाते कि आपका यहां से फोटोन जनरेट हो जाए। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखें, जब ये मेटा स्टेबल स्टेट पर इकट्ठा हो जाते हैं, ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में आपको यहां पर पॉपुलेशन इन्वर्जन भी मिल जाएगा। ठीक है, यू गेट द पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, अब यहां पर पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल गया, तो जब एटम्स यहां से अपनी एनर्जी लॉस करके ग्राउंड स्टेट पर आएंगे तो ये बहुत ज्यादा स्पेस है, दैट्स यू गेट द लेजर ट्रांजिशन, यानी कि लेजर लाइट या लेजर बीम आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे होंगे 3 एनर्जी लेवल है, एक है E1, इसको मान लेते हैं हम E2 और इसको मान लेते हैं हम E3। तो यहां पर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है वो बिटवीन द E3 एंड E1 के हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो लेजर एक्शन भी मिल रहा है वो किसके बीच में मिल रहा है, E3 एंड E1 के बीच में लेजर एक्शन अचीव हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 एनर्जी लेवल है, इसलिए इसको 3 लेवल एनर्जी लेजर बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 4 एनर्जी लेवल पर। तो यहां पर मैंने दोनों डायग्राम्स ले लिए हैं, कंपेयर करने में आपको इजी लगेगा। तो ये इधर 3 लेवल लेजर का बना हुआ है, इधर 4 लेवल का है, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस यहां पर एनर्जी लेवल बढ़ गए हैं, E1 E2 E3। जिस तरीके से आप मेंशन करेंगे उसी तरीके से आपको थ्योरी में भी लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर E1 ले लिया था, इसको E2 ले लिया था और इसको E3 ले लिया था। अब मैंने सीक्वेंस से ले लिया है। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले आपके प्रोसेस वही है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे, आप बाहर से फोटोन इसको प्रोवाइड कराएंगे या एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, दैट्स कॉल्ड द पंप फोटोन। और ये जब एब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंचेंगे, दैट्स कॉल्ड द पंपिंग। वहां पर ये कुछ टाइम के लिए रुकेंगे, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, और ये आ जाएंगे लोअर एनर्जी स्टेट, जिसको आप बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। यहाँ पर ये जैसे ही एक्साइटेड स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट पर आ रहे हैं तो ये फास्ट डिके है या रैपिड डिके है, यानी कि यहाँ पे कोई भी रेडिएशन नहीं होगा। जब ये मेटा स्टेबल स्टेट से नीचे वाले एनर्जी लेवल पर आते हैं E2 पर, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल का गैप है, तो यहां पर ये अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं और एक फोटोन को एमिट करते हैं, दैट्स द लेजर फोटोन। ऐसे मल्टीपल फोटोन्स आपके जनरेट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अब देखेंगे तो यहां पर पॉपुलेशन का जो इन्वर्जन होगा वो E2 और E3 के बीच में होगा, तभी लेजर एक्शन जो है वो E3 और E2 के बीच में हो रहा है। फिर जब ये E2 पर आ जाएंगे तो यहां से जब ये ग्राउंड स्टेट पर पहुंचेंगे तो ये भी इतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता है कि यहां से कुछ एनर्जी क्या करें, प्रोड्यूस करें या एमिट करें। तो यहां पर भी ये भी क्या होगा, नॉन रेडिएटिव डिके होगा। ठीक है, तो यहां पर 4 लेवल्स एनर्जी के हो गए, तो सो इट कॉल्ड द 4 लेवल लेजर। ठीक है, तो ये आप दोनों डायग्राम को कंपेयर करके समझ सकते हैं कि 3 लेवल लेजर और 4 लेवल लेजर क्या। चलिए आगे आते हैं। अब एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि क्या एडवांटेज है 4 लेवल लेजर की 3 लेवल के कंपेरिजन में। तो 2-3 पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं। पंपिंग नीडेड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ एटम इज मच लोअर देन द 3 लेवल लेजर। अगर हम कंपेयर करें पंपिंग की जो नीड होती है 3 लेवल लेजर में, उसके कंपैरिजन में 4 लेवल में कम रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ 4 लेवल लेजर इज मच बेटर देन ऑफ द 3 लेवल लेजर, यानी कि जो एफिशिएंसी है, सॉरी कोफिशिएंट नहीं, एफिशिएंसी 4 लेवल लेजर की 3 लेवल के कंपैरिजन में बेटर होती है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस ऑपरेशन इज पॉसिबल, यानी कि यहां से जो लाइट निकलेगी वो कंटिन्यूअसली फॉर्म में आपकी एमिट होगी, जो एमिशन आपको मिलेगा
वो आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलेगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं 4 लेवल लेजर की कंपेयर टू द 3 लेवल लेजर। चलिए आगे आते हैं। आगे अब टाइप ऑफ लेजर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप हमने देखा था, क्या था? रूबी लेजर। तो उसका प्रिंसिपल, उसकी वर्किंग रूबी लेजर की यहाँ पर पूछी गई है। फिर कंपेयर करेंगे हीलियम नियॉन लेजर से, ठीक है। पहले उसके लिए हम हीलियम नियॉन लेजर पढ़ेंगे, उसके साथ हम वहां पर देखेंगे। तो रूबी लेजर क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए पिंक रूबी सिलेंड्रिकल रॉड हुज एंड आर ऑप्टिकली फ्लैट एंड पैरेलल। यानी कि ये जो रूबी लेजर है, ये पिंक रूबी सिलेंड्रिकल रॉड से बना होता है, जिसके एंड्स ऑप्टिकली फ्लैट और पैरेलल रहेंगे। वन एंड इज फुल्ली सिल्वर्ड एंड द अदर इज ओनली पार्सली सिल्वर्ड। यानी कि ये उन मिरर्स की बात हो रही है जो मैंने अभी R1 और R2 आपको बताए थे, ठीक है। एक आपका फुल्ली सिल्वर्ड से पॉलिश्ड होगा, एक पार्सली होगा। नेक्स्ट, इट कंस्ट्रक्टेड बाय ए एक्टिव मीडियम। जैसे मैंने अभी बताया था इंपॉर्टेंट पार्ट्स में एक्टिव मीडियम भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दैट्स द नियॉन फ्लैश ट्यूब। उसके बाद एक नियॉन फ्लैश ट्यूब की जरूरत होगी, और एक आपको रेजोनेंट कैविटी और एक कूलिंग सिस्टम एंड पावर सप्लाई की नीड होगी, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन के पार्ट हो गया रूबी लेजर के। चलिए आगे देखते हैं। यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो हमने लिखी। तो रूबी लेजर जो है वो मिक्सचर होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, जिसमें डोप्ड होती है 0.5% 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड, दैट मीन्स Cr2O3। यानी कि एक्साइटिंग मटेरियल जो है वो क्रोमियम ऑक्साइड है, इसके लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर डॉप्ड कर रहे हैं आप बहुत कम मात्रा में इसको क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसका डायग्राम बना हुआ है, जिसमें आपको एक ग्लास ट्यूब की नीड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ऊपर। ये जो आपका है जिसमें वर्किंग होगी, ये रूबी रॉड कहलाती है। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये आपका नियॉन फ्लैश ट्यूब है। ये आपके लाइट सील्ड है, जहां से आपकी लाइट एमिट होगी, यानी कि लेजर बीम आपको मिलेगा। ये सॉरी, इस रॉड का एक पार्ट इधर वाला जहां से लाइट निकल रही है, ये पार्सली सिल्वर्ड है, ठीक है। और अगर आप इधर देखेंगे तो ये फुल्ली सिल्वर्ड है। यहां पर आप इस पे सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे, और इस ग्लास ट्यूब और इस रॉड के बीच में यहां पर हम कूलिंग सिस्टम के लिए वाटर को फिल कर देते हैं, ठीक है। यहां पर वाटर भरा होता है जिससे कि ये इसको कूल रखे, ठंडा रखे, ठीक है। अब इसकी वर्किंग में क्या होगा, जैसे ही आप हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे, वो हाई वोल्टेज यहां पर जाएगी और इस फ्लैश ट्यूब को ऑन करेगी। यानी कि जैसे आपने कैमरे में देखा है ना, अपने फोन के कैमरा में जब आप फोटो खींचते हैं तो वहां पर एक फ्लैश निकलती है ना, तो वो फ्लैश जो होगी वो लाइट जनरेट कर रही है। और यहां पर जो हमने मिक्सर किया हुआ है रूबी रॉड में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का, वो एटम्स, क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एटम्स उस फ्लैश से जो लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट होंगे, फिर फर्दर वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा जो अभी हमने 3 लेवल और 4 लेवल में देखा है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ से जो फ्लैश लाइट निकलती है, जो एनर्जी जनरेट हो रही है, उसका 99% जो पार्ट होता है वो वेस्ट जाता है, और वेस्ट जाएगा तो वो सिस्टम को हीट अप करने का काम करता है, हीट करने का काम करेगा। और हीट करेगा तो दैट मीन्स आपका सिस्टम गर्म होगा, यानी कि आपका जो लेजर है वो हीट हो जाएगा, जल्दी से गर्म होगा। इसीलिए यहाँ पर कूलिंग के लिए वाटर का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर वाटर भरा जाता है बिटवीन द ग्लास ट्यूब एंड रूबी रॉड। इज दैट क्लियर? तो इसकी डिसएडवांटेज यही है कि इसका 99% जो पावर है वो वेस्ट जाती है। जब फर्दर प्रोसेस होगा यहाँ पर फोटोन्स जनरेट होंगे, फोटोन्स इधर उधर भागेंगे, लेकिन उनके लिए एक स्पेस, थोड़ा सा ही स्पेस मिलता है निकलने के लिए, और जो मिरर्स हैं उनसे अगर ये टकराएंगे तो ये क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, और जैसे जैसे आप आगे टकराते रहेंगे मल्टीपल फॉर्म में फोटोन्स जनरेट होंगे, और जब पार्सली उससे ये निकलेंगे, एमिट होंगे, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये लेजर बीम आपको मिल जाएगी, एक छोटे से स्पेस से लाइट एमिट हो रही है, ठीक है। तो ये आपका रूबी लेजर हो जाएगा। चलिए, इसकी यहाँ पर वर्किंग लिखी हुई है, थोड़ा सा मैं आपको इसको डिक्टेट कर देता हूँ, जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। द रूबी रॉड इज ए क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड doped with the 0.05% chromium oxide so that some of the aluminum ions are replaced by the chromium ions। क्योंकि हमने क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाया, इसलिए एल्यूमिनियम के जो आयंस हैं वो रिप्लेस करेगा क्रोमियम। These impurities chromium ions give pink colors to the ruby and give rise to the laser action। इसीलिए इसको पिंक लेजर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, इसलिए इसको पिंक लेजर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, क्योंकि ये पिंक कलर की लाइट को जनरेट करता है, ठीक। ये वर्किंग हो गई थी इसकी, जो हमारा डायग्राम बना हुआ था। और क्योंकि ये 3 लेवल लेजर होता है, इसलिए इसकी जो आप देख रहे होंगे एनर्जी लेवल या एनर्जी डायग्राम का वर्किंग, वो भी आपका 3 लेवल है। और 3 लेवल को मैंने पिछली जो 3 लेवल लेजर अभी हमने पढ़ा है पिछली स्लाइड में, उसको बहुत अच्छे से बता दिया। बस आपको यहाँ पर अब कुछ वैल्यूज याद रखनी है, जो वैल्यूज यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, जिस वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं, जिस वेवलेंथ की लाइट एमिट हो रही है, वही चीज आपको लिखनी है। क्योंकि ये एक
स्पेसिफाइड लेजर है, यानी कि पिंक कलर की लाइट आपको देगा तो उसी वेवलेंथ की लाइट यहां से एमिट भी होगी। तो बस आप इस फिगर को, यानी कि जो ये वैल्यूज हैं, इनको आपको याद रखना है, अदरवाइज पूरी वर्किंग वैसी है जैसे मैंने पीछे आपको बताया। यानी कि 5500 यानी कि 5500 एंगस्ट्रॉम की लाइट आप यूज करेंगे फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। उसको लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एटम्स और एक्साइटेड स्टेट पर जाएंगे, वहां पर सॉरी कुछ समय के लिए रुकेंगे और फिर मेटास्टेबल स्टेट पर आ जाएंगे। मेटास्टेबल स्टेट पर इकट्ठा होंगे, देन यू गेट द पॉपुलेशन इन्वर्जन, और धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आते रहेंगे तो ये 6943 एंगस्ट्रॉम की लाइट एमिट करना स्टार्ट करेंगे और यू गेट द फोटोन्स इन द मल्टीपल फॉर्म, दैट मींस यू गेट द लेजर ट्रांजिशन। ठीक है, बस आप यहां पर फिगर्स याद रखना, किस वेवलेंथ की लाइट हमने इंसिडेंट कराई है और किस वेवलेंथ की लाइट यहां से निकल रही है। बस 3 लेवल लेजर में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही आपको यहां पर भी एक्सप्लेन करना। अब आ जाते हैं हीलियम नियॉन लेजर की वर्किंग पर, क्या है उसका डायग्राम, ये चीजें हम देखते हैं। तो हीलियम नियॉन लेजर जो है वो आपका 4 लेवल ट्रांजिशन लेजर है। इन पे मैं आपको बता देता हूं, ये आपका एक कंटिन्यूअस वेव लेजर है, जबकि आपने जो रूबी लेजर पढ़ा है वो आपका पल्स्ड फॉर्म का लेजर है, यानी कि वहां पर कंटिन्यूअसली लाइट एमिट नहीं होगी या कंटिन्यूअसली लेजर आपको लाइट प्रोवाइड नहीं कराएगा। वो आपका 3 लेवल लेजर था, ये आपका 4 लेवल लेजर है। 4 लेवल की वर्किंग भी मैंने आपको पीछे बता दी है, बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो एक डिफरेंस है वो मैं यहाँ पर आपको डिक्टेट करूँगा। उससे पहले हम देख लेते हैं, हीलियम नियॉन लेजर एक टाइप का गैस लेजर है, क्योंकि हीलियम और नियॉन एक गैस है तो इसलिए इसको गैस लेजर भी बोला जाता है, और वहीं पर रूबी को सॉलिड लेजर बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, अगर वो नाम चेंज करके दे देता है, पल्स्ड लेजर को एक्सप्लेन कीजिए तो दैट मींस वो रूबी लेजर पूछ रहा है, कंटिन्यूअस वेव लेजर को कीजिए तो यानी कि वो हीलियम नियॉन लेजर पूछ रहा है, गैस लेजर को करिए तो हीलियम नियॉन लेजर, या फिर सॉलिड स्टेट लेजर को पूछा है तो रूबी लेजर। इस तरीके से आपको ये नाम भी याद रखना है। गैस लेजर इन्वेंटेड बाय द अली जवन इन 1960। ठीक है, इट इज द फर्स्ट गैस लेजर विच वॉज ऑपरेटेड सक्सेसफुली, यानी कि इससे पहले और भी गैस लेजर बनी, बट ये पहला लेजर गैस लेजर था जो सक्सेसफुल हुआ ऑपरेट। टू गेट कंटिन्यूअस एंड इंटेंस बीम ऑफ लेजर, गैस लेजर आर यूज्ड, जैसे मैंने अभी नाम बताया ऊपर, कंटिन्यूअस वेव लेजर। तो कंटिन्यूअसली अगर आपको इंटेंसिटी या बीम ऑफ लाइट चाहिए तो आप गैस लेजर का यूज करेंगे। द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द गैस लेजर आर नैरो एंड वेल डिफाइंड एज कंपेयर टू सॉलिड इन विच एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर ब्रॉड, यानी कि जो गैस लेजर है उसमें नैरो एंड वेल लाइट आपको वहां पर मिलेगी, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो हाई रहती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये कंस्ट्रक्शन है, यानी कि इसका डायग्राम उसको देख लेते हैं। सेम उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा डिजाइन चेंज है। यहाँ पर हमने फुल्ली पॉलिश्ड एक मिरर लगाया हुआ है, यहाँ पर एक पार्सली सिल्वर्ड मिरर हमने लगा दिया है। ठीक है, ये एक्टिव वर्किंग मीडियम है जिसमें हमने हीलियम और नियॉन गैस का मिक्सर ऐड किया हुआ है। हीलियम और नियॉन में यहाँ पर 7:1 का मिक्सर रहता है, यानी कि 7 आयंस हीलियम गैस के होंगे तो 1 आयन नियॉन गैस का होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम बोले तो एक्साइटेड आयंस जो है वो नियॉन आयंस हैं, इसके लिए हीलियम के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने पावर सप्लाई यहाँ पर इसको प्रोवाइड करा दी है। जैसे ही हम पावर देंगे तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही डिस्चार्ज होंगे और इसमें एंटर करेंगे एक्टिव वर्किंग मीडियम में, तो हीलियम और नियॉन के आयंस से स्ट्राइक करेंगे, और जैसे ही स्ट्राइक करेंगे तो वो उसको अपनी एनर्जी क्या कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे, और वो एक्साइट होकर एक्साइटिंग स्टेट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वर्किंग हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में आपको पावर सप्लाई की नीड है, टू रिफ्लेक्टिंग मिरर यानी कि रेजोनेंट कैविटी की जरूरत है, एक्टिव वर्किंग मीडियम की जरूरत है जिसमें आपका हीलियम नियॉन गैस मिक्सचर रहेगा। यहाँ पर आपका सिस्टम ज्यादा हीटअप नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कूलिंग सिस्टम नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको पार्सली जो मिरर है वहां से लेजर बीम आपको मिल जाएगी। आगे आ जाते हैं तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। सबसे पहले एक्टिव मीडियम हीलियम नियॉन लेजर कंसिस्ट ऑफ ए डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग द हीलियम एंड नियॉन इन द रेशो ऑफ 7:1। जैसे मैंने बताया ये जो हीलियम नियॉन गैस है वो 7:1 में मिक्स होती है। यहाँ पर दिस गैस मिक्सचर फॉर्म द एक्टिव मीडियम, यही जो मिक्सचर है वो जहां पर पाया जाता है वो एक्टिव मीडियम कहलाता है। नेक्स्ट है रेजोनेंट कैविटी, एक्टिव मीडियम एनक्लोज्ड बिटवीन सेट ऑफ मिरर्स, वन इज फुल्ली रिफ्लेक्टिव एंड अदर इज पार्सली रिफ्लेक्टिव। दिस फ्रॉम द प्लेन पैरेलल रेजोनेंट कैविटी, जो फॉर्म करता है, फ्रॉम नहीं होगा, फॉर्म होगा, दिस फॉर्म द प्लेन पैरेलल रेजोनेंट कैविटी, यानी कि ये जो दो मिरर लगे हुए हैं दोनों साइड, एक फुल्ली पॉलिश्ड एक पार्सली पॉलिश्ड, ये एक रेजोनेंट कैविटी को बनाते हैं। द एंड फेसेस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब आर inclined at a polarizing angle so that the laser light is plane polarized।
यहाँ से जो लाइट आपको मिलेगी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। पंपिंग, पंपिंग जैसा मैंने बताया तो डिस्चार्ज पंपिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे। वो क्या है, एक पावरफुल जनरेटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए डिस्चार्ज इन द गैस। Actual lasing atoms are neon atoms, while helium is used just for selective pumping of upper laser level of neon। जैसे मैंने बताया कि 7:1 में ऐड किया जाता है, यानी कि नियॉन को ऐड कर रहे हैं हम हीलियम में, तो इसलिए एक्चुअल लेजिंग एटम जो है वो नियॉन है। ठीक है, और हम यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वो डिस्चार्ज टाइप ऑफ पंपिंग यूज कर रहे हैं, जिसमें आप जैसे ही पावर सप्लाई देंगे वहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे इन द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैस, और हीलियम और नियॉन के आयंस से स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक करने के बाद यानी कि कोलाइड करने के बाद अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे आयंस को, और ये आयंस उस एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करके जो उसका एनर्जी लेवल है उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फर्दर आपका प्रोसेस हो जाएगा। वहीं पे अगर हम रूबी लेजर की बात करें तो रूबी लेजर में जो पंपिंग यूज हुई थी वो ऑप्टिकल पंपिंग थी, क्योंकि वहां पर हम जो एक्साइट कर रहे थे अपने एटम्स को या इलेक्ट्रॉन्स को, वो किसकी हेल्प से कर रहे थे, लाइट की हेल्प से। तो लाइट का मतलब ऑप्टिक्स पंपिंग या ऑप्टिकल पंपिंग का वहां पर यूज था। चलिए आगे देख लेते हैं इसकी वर्किंग, क्योंकि ये 4 एनर्जी लेवल लेजर है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे E1, E2, E3 और E4 4 एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी हीलियम नियॉन गैस लेजर इज ए 4 लेवल लेजर। द एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम एंड नियॉन एटम्स आर शोन। यहाँ पर आप 2 एनर्जी लेवल देख रहे होंगे, एक आप हीलियम के लिए देख रहे हैं और एक आप नियॉन के लिए देख रहे हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हीलियम आयंस हैं या हीलियम गैस के आयंस हैं वो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं या एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे, जबकि नियॉन आयंस जो हैं उनको नीड होती है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज हुए हीलियम सॉरी नियॉन के मिक्सचर पे, तो जैसे ये इनसे कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो ये ट्रांसफर कर देंगे एनर्जी, माना हमने 20.61 इलेक्ट्रॉन एंड वोल्ट एनर्जी इनको मिल गई, तो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोनों को मिल गई, हीलियम आयंस को भी नियॉन आयंस को। बट नियॉन आयंस को एक्साइटेड लेवल तक पहुंचने के लिए नीड है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये कहां से मिलेगी, जब हीलियम आयंस नियॉन आयंस से टकराएंगे, यानी कि ये आपस में भी जब कोलाइड करेंगे दोनों, देन जो हीलियम आयन है वो कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देगा नियॉन आयन को, और उसको डिजायर्ड एनर्जी मिल जाएगी, वो एक्साइट होकर कहां पर पहुंच जाएगा, अपने हायर एनर्जी स्टेट पर। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, एक के लिए लिखा हुआ 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक के लिए लिखा हुआ 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? ठीक, तो ये बस फिर से आपको वही चीजें याद रखनी है जो ये फिगर्स है लाइट की, क्योंकि ये मेटास्टेबल स्टेट है यहाँ पर, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ है तो जब यहां से ट्रांजिशन होगा तो देन यू गेट द लेजर बीम फ्रॉम हियर, और वो किस वेवलेंथ की होगी, 6328 एंगस्ट्रॉम। ठीक, फिर जब आपका E3 से E2 पर ट्रांजिशन होगा तो यहां पर भी आपको कुछ लाइट मिलेगी, लेकिन वो जो ट्रांजिशन होगा दैट्स कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। और जब आपका फाइनली E2 से ग्राउंड स्टेट पर एटम पहुंचेगा देन दिस इज द रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, यहां पर कोई भी रेडिएशन नहीं होगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा लाइट स्पॉन्टेनियस एमिशन से भी मिल रही है बाद में, तो इसलिए इसकी इंटेंसिटी जो होती है, यानी कि यहां से जो बीम ऑफ लाइट आपको मिलेगा उसकी इंटेंसिटी कंपेयर टू द रूबी लेजर ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये वर्किंग होगी हीलियम नियॉन गैस लेजर की। चलिए अब दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन द रूबी लेजर एंड हीलियम नियॉन लेजर। तो सबसे पहला है पॉइंट, रूबी लेजर प्रोड्यूस ए पल्स्ड लेजर बीम, जैसा मैंने आपको बताया, जबकि हीलियम नियॉन लेजर प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूअस लेजर बीम। पहला डिफरेंस, रूबी लेजर इज ए 3 लेवल लेजर, जबकि हीलियम नियॉन लेजर इज ए 4 लेवल लेजर। थर्ड पॉइंट है, इन रूबी लेजर ऑप्टिकल पंपिंग इज यूज्ड, while in the helium neon laser electric discharge method is used. ठीक है, next, cooling arrangement is required in the ruby laser, but there is no cooling arrangement in helium neon laser. Next point, ruby laser light has wavelength of 6943 angstrom, जबकि हीलियम नियॉन लेजर से जो लाइट निकलेगी उसकी वेवलेंथ है 6328 एंगस्ट्रॉम। तो अगर आपने पिछली स्लाइड अच्छे से समझी है तो ये सारे कंपैरिजन आपको इजीली समझ में आ गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है।
अब एप्लीकेशंस हैं लेजर की, क्या है? तो एप्लीकेशंस ऑफ लेजर, हीलियम नियॉन लेजर की अगर हम देखें तो इट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। यानी कि लेबोरेटरी में ये हीलियम नियॉन लेजर जो है वो यूज किया जाता है फॉर द इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विदाउट फाइबर फॉर मॉडरेट डिस्टेंस। यानी कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है फॉर ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, क्योंकि हम ऑप्टिकल फाइबर इसके पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, जिसमें जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, तो आप वहां पर हीलियम नियॉन लेजर का यूज करते हैं।